मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है। कुछ लोग 7.8% कहते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा, मेरे आज के टॉपिक में ये शामिल था कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर। जी। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं और कि अभी खबर। अपने मुल्क के इंटरेस्ट, अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह बिल्कुल। से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है इस वक्त। ठीक है। और मैं जो भी खबर देख रहा हूँ, मैं मतलब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें देखता रहता हूँ। पाकिस्तान का मीडिया मतलब बहुत कतराता था कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करनी, सोशल मीडिया पे तारीफ की जाती रही, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, आप बात करते हैं। लेकिन अब सोने पे सुहागा कह लें, या हैरत वाली बात यह है कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा है सर। आपने शायद ये इसके। आप चौसा, मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी। मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है। वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या एक इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है, बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को, नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी, जज जर्नैल हैं, उनकी सोचे ही नहीं है पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचे टोरंटो और लंदन में है। यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है, ना किरदार साजी का शौक है। यही अलमिया है हमारा। और सर जैसे आपने बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, और उन्होंने खुद बोला है 2 3 4 दिन पहले वो वहां पे एक विजिट पे गए हैं, किसी के घर में गए हैं, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चाय वाला हूं, मुझे पता है चाय कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ से चीज मुझे ये समझ में आती है कि कंट्री हो, घर हो, या कोई भी चीज हो, उसे चलाने के लिए एजुकेशन से ज्यादा शायद शायद मेरे ख्याल से सिंसेरिटी मैटर करती है, कि आप कितना सिंसेयर हैं किसी काम के साथ, अपने कंट्री के साथ या अपने किसी भी काम के साथ। बिल्कुल उसमें चौसा में मैंने जो बात की, नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इस वक्त अगर देखा जाए, जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सिवाय मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकानमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली, दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है, नजाकत आ जाती है। उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास। और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं, आप भारत के गीत गाते हैं। चलो छोड़ दे, भारत के गीत, बांग्लादेश के गीत गा लेते हैं, वो भी आपसे बहुत आगे जा चुका है। अब तो अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे जा चुका है, उनके गीत शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको गीत तो किसी के पसंद ही नहीं ना। आप किसी की तरक्की तो देखने नहीं चाहते। आप आपने तो साइंस और तालीम के साथ बाइकाट कर दिया है। आप सारी दुनिया से नाराज हैं। आप सिर्फ चाहते हैं तो जहाज चाहते हैं, या झगड़ा चाहते हैं, या गाली चाहते हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि गाली देना किसी को
आपके फायदे में नहीं होता। दर हकीकत जब आप गाली देते हैं, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नफरतें, गालियां, ये बंद करें, सोचें, तालीम की तरफ तवज्जो दें। मैं बल्कि अफसोस के साथ ये कहूंगा, आजकल काजी फायजी साहब के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आपकी सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो उन्होंने ऑनलाइन शुरू की है। अब रिक्वेस्ट की जा रही है, जी कौम तो इंग्लिश को समझती ही नहीं है, आप उसको भी उर्दू में कर दें। तो आप आगे जाने की बजाय पीछे जाने के बारे में सोच रहे हैं। सुना है इमरान खान साहब जब आए थे तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने ये दिया था कि सारा तालीमी निसाब जो था उर्दू में कर दिया था। वो ये तोहफे दिए। तो ये इन चीजों से आप आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं आप। और बड़ा अप्रिशिएट किया गया था कि भाई देखो हमने गोरों की लैंग्वेज को छोड़ दिया या छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं तो पता कि उर्दू भी। सर आप चले, सर आप मुझे बताएं कि उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज है? मतलब नेशनल उर्दू, लैंग्वेज तो मुझे है, ये लेकिन क्या उर्दू नहीं, पाकिस्तान से क्या लिंक है? उर्दू सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तानी जबान नहीं। उर्दू उर्दू मुगलों की जबान थी, आपके हुक्मरान थे, इन्वेडर थे। और उर्दू पर्शियन और अरबिक का कॉम्बिनेशन और संस्कृत का कॉम्बिनेशन है। ठीक। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आप ज्यादती की थी आपने बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान टोटल के 60% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की थी, आपने उनके ऊपर उर्दू ठाप दी थी। आपने उसी दिन आपने उनके साथ डिवीजन कर ली थी। लेकिन आपके सारे जो फैसले होते हैं चौधरी साहब, अफसोस के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट के नहीं होते, पर्सनल इंटरेस्ट के होते हैं। और फिर उसके बारे में आप फिर उसका देख ले रिजल्ट 76 साल के बाद क्या नहीं कर रहा है। आप जो आपको डॉलर दिखाता है, अब आप उसके पीछे पीछे चलते हैं। और 23 करोड़ लोग, मैंने आपको बताया, दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप आपने बना लिया है। तो देख लें उसके अंदर जो हालात चल रहे हैं आप। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपना बीच पे जाते हैं या अपना आइलैंड्स पे जाते हैं, बड़ा वायरल रहता है, मतलब वो अपने उधर प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर अगर किसी ऐसे एरिया पे जाके बात करें कि भाई ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आए विजिट करें, आपको क्या लगता है लोग वहां पे जाएंगे, पाकिस्तानी लोग ही? चोई साहब, आप मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले, टूरिज्म प्रमोट होता है जब लॉ एंड ऑर्डर हो कंट्री के अंदर। डेफिनेटली। जब धमाके हो रहे हो, सुइसाइड अटैक हो रहे हो, और आपका 92% दहशतगर्दी बढ़ चुकी हो मुल्क के अंदर, वहां पे टूरिज्म नहीं होता। लोग भाग रहे होते हैं वहां से। इकॉनमी किसी की अगर ठीक करनी हो, किसी जगह की टूरिज्म प्रमोट करना हो, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट किया जाता है। आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? आपकी अदालतें पिछले 5 साल से सिर्फ सियासी केसेस को सुन रही हैं। आपकी अदालतों से नजर आता है कि इंसाफ किसी को देने की सलाहियत रखते हैं वो? ऐसे यार आपकी अदालतों की इंटरनेशनल रेटिंग क्या है? और मैं आपके वजीर आजम की बात बता देता हूं, आजकल उनको शौक बना है बड़ा सख्त किस्म का कि यूनिवर्सिटियों में जाकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पे जलसे करना, और फिर जो स्टूडेंट अगर कुछ सख्त क्वेश्चन कर रहे तो फिर उसके साथ सख्ती से जवाब देते हैं उसको। जी बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने, आप बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके पंजाबियों को खरगोश, मुर्गी, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिसाल दे दी कि इनको जी मारा जाता है, वो सारे दहशतगर्द हैं, सारे के सारे बलोच। लेकिन ये इस तरह नहीं होता। आप दर हकीकत, काकड़ साहब जो आपके, मैं उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी भी जलसे से, खिताब से खुश नहीं था। उनके अंदर मैंने देखा हम्बलनेस नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर आजिज़ी, लीडरशिप नहीं है। फादर फिगर होता है जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी लबो लहजे से वो फादर फिगर होने की चीजें नजर नहीं आती। भारतीय नौसेना के मारकोश कमांडो एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने एक दिन पहले सोमालिया तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी लीला नॉरफेक को न केवल हाईजैक होने से बचाया, बल्कि 21 क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित निकाला। इनमें 15 भारतीय सदस्य शामिल हैं। ये सभी कमांडो भारतीय नेवी के जहाज INS चेन्नई पर सवार होकर हाईजैक जहाज तक पहुंचे थे। समुद्री लुटेरों को जब चेतावनी मिली कि भारत के मारकोश कमांडो इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं, तो वे सभी जहाज छोड़कर भाग गए, क्योंकि वे जानते थे कि वे भारतीय नौसेना की ये एलीट मरीन कमांडो की तुर्की कितनी खूंखार है। भारतीय नौसेना ने बताया कि एलीट समुद्री कमांडो मारकोश ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज के अपहरण के प्रयास पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 15 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को बचा लिया। इस जहाज को 5-6 हथियारबंद लोगों ने अपहरण करने की कोशिश की थी। मारकोश कमांडो जमीन, समुद्र और हवा हर जगह ऑपरेशन चलाने के लिए ट्रेन होते हैं। नौसेना ने एमवी लीला नॉरफोक को अपहरण करने की कोशिश के बाद मदद के लिए एक युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और P-8I और लंबी दूरी के विमान और प्रेडिएटर
MQ-9B ड्रोन तैनात किए गए। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि मार्कोश कमांडो ने जहाज की जांच की और वहां किडनैपर्स के नहीं होने की पुष्टि की। समुद्री डाकुओं ने जहाज को अपहरित करने की कोशिश संभवतः भारतीय नौसेना के युद्धपोत के पहुंचने और गश्ती विमान की सख्त चेतावनी के बाद छोड़ दी। मार्कोश कमांडो को विशेष तौर पर समुद्री दुनिया में सबसे कारगर योद्धा माना जाता है। भारतीय नौसेना के पास एक विशेष कमांडिंग बल है। इसे मरीन कमांडो या संक्षिप्त के मार्कोश कहते हैं। मरीन कमांडो एक घातक बल है जिसमें सबसे खूंखार सैनिक शामिल होते हैं। वे खतरनाक इलाकों में तेज और छिपकर प्रतिक्रिया देने के लिए कठोर परीक्षण से गुजरते हैं। वे कश्मीर जैसे क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने के लिए भारतीय सेना के साथ भी काम करते हैं। द फ्यू द फियरलेस मार्को का आदर्श वाक्य है। यह एलीट कमांडो 26/11 के मुंबई हमलों में उनकी भागीदारी के दौरान खूब चर्चा में आए थे।